इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल का तात्पर्य ये है कि आप कोई भी चीज़, जब कोई कंटेंट, कोई प्रकरण, कोई टॉपिक, कोई विषय वस्तु या फिर कोई थ्योरी, कोई विचार डिलीवर्ड करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वह ऐसे एग्जाम्पल्स को लें जो उन विचारों को समझने में मदद करें, जिससे बड़ी ही आसानी से शिक्षार्थी उस महत्वपूर्ण विचारों को, जो बिल्कुल दार्शनिक होता है, जो बिल्कुल अमूर्त प्रकार के होते हैं, उनको समझ सके। नए कंटेंट जो टीचर क्लास में लेके आए हैं उसको एक बिल्कुल इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल के साथ, यानी दृष्टांत कौशल के साथ बिल्कुल आसानी से उस चीज़ों को समझ ले। तो ये जो बोधगम्यता है, ये जो समझ है, और किसी भी जानकारी को रिच बनाना या उस जानकारी को अस्थाई बनाना, इसमें दृष्टांत कौशल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। देखो, ऐसा है, क्लास में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे बैठते हैं, ठीक है। जो आयु वर्ग होता है ना, वो डिपेंड करता है कि जो टीचर कंटेंट लेकर क्लास के अंदर आए हैं, क्या वो सबको समझ में आ रहा है। ये तथ्य अपने आप में पूरी तरह से गलत है कि कोई तथ्य टीचर लेके आए हैं और सबको समझ में आ गया। दूसरा, विभिन्न मानसिक स्तर के हैं, जिनका आयु लेवल और समझ का जो आधार होता है वह अलग अलग होता है। एक भी स्टूडेंट आपके क्लास में ऐसा बैठा है जो देर से समझता है, स्लो लर्नर है, उसे विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको एग्जाम्पल उस एक स्टूडेंट के लिए भी आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल यानी दृष्टांत कौशल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिगम को हम क्या करते हैं, और ज़्यादा मजबूत या प्रभावशाली बनाते हैं। इसीलिए बनाते हैं क्योंकि क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सबका ख्याल रखा जाता है, और यही जो है वह इंक्लूसिव एजुकेशन है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा समझ के चल रहे हैं कि क्लास में जो है वह मेरे लेवल के स्टूडेंट बैठे हैं और मुझे, मेरा संबंध बस उसी से है, तब आप क्या कर रहे हैं, आप हाशिए पे ढकेल रहे हैं। किसको ढकेल रहे हैं हाशिए पर, है ना। जो स्लो लर्नर है, या जो देर से समझ रहे हैं, या फिर जिन्हें विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिन्हें विशेष ध्यान, अटेंशन की जरूरत है, आप उनको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब एक प्रश्न ये है कि उदाहरण कहते किसे हैं। उदाहरण किसे कहते हैं, यानी इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स है क्या। मैं स्किल शब्द नहीं बोल रहा हूं यहां पे, मैं सिर्फ बोल रहा हूं उदाहरण, एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, दृष्टांत है क्या। क्या क्या, हाँ, सिद्ध होना, ये कुछ हद तक सही है। संतोष, हाँ बोलो। हाँ, ये सही, ठीक है। घटित घटना का, उसमें और जोड़ना प्रमाण, घटित घटना का प्रमाण, वह उदाहरण है। उदाहरण क्या है, इसी के बातों को मैं लिख रहा हूं यहां पे। उदाहरण क्या है, घटित घटना का प्रमाण, साक्ष्य। साक्ष्य, जैसे अगर मैं ये कहूं कि डिसलेक्सिया का एक एग्जाम्पल है फिल्म तारे जमी का वह शिक्षार्थी, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, क्योंकि वो प्रमाण है। उस फिल्म में वह जो छोटा कलाकार है वह क्या है, प्रमाण है, साक्ष्य है। हाँ बोलो अमन, बैठो बैठो चंदन। हाँ हाँ, सुने अभी लाइन इसका पहला। हाँ, ये सही है। सबसे पहले जब वहाँ पे स्किल शब्द का, कौशल शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप बताइएगा ना कि ये सूक्ष्म शिक्षण कौशल का एक
विशेष कौशल है जिसके अंतर्गत हम किसी नियम, किसी सिद्धांत, किसी विचार, किसी अवधारणा, किसी फैक्ट को हम एक किसी रेलेवेंट या सरल या आसान किसी उदाहरण या इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल के साथ समझाने का जो विधि का चयन करते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, वो हमारा क्या है? स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल या फिर दृष्टांत कौशल। एक बना लीजिए आप कॉपी पर, ये आपके सामने पाठ योजना है, आप इसे बना लीजिए। उद्देश्यों पे बात करते हैं। पहला उद्देश्य है एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जाते हैं कि इसके प्रयोग से क्लास टेस्टिंग मोड में चला जाता है। दूसरा, शिक्षार्थियों का ध्यान जो है वो पाठ के ऊपर, यानी पाठ का मतलब जो टॉपिक टीचर क्लास के अंदर लेके आए हैं उस पे चला जाता है। तीसरी बात है कि स्टूडेंट जो है वह नए ज्ञान को सीखने के लिए अभी प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। चौथा है कि किसी भी विचार जो अमूर्त प्रकार के होते हैं उनको वह बड़े ही सरल तरीके से समझाया जा सकता है। और पांचवा है विचार हो गया, यानी कोई भी थॉट, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी, कोई भी नियम, रूल्स, चाहे वो न्यूटन का हो या और किसी का भी नियम, जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम विभिन्न एग्जाम्पल्स देकर और उसे क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से दृष्टांत कौशल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब करते हैं कि कंपोनेंट क्या है। यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब है कि जब आप इस स्किल के अंतर्गत आप एक छोटा सा प्रकरण लेकर जब अभ्यास करेंगे तो आपको ये मेजर किया जाएगा, आपको रेटिंग किया जाएगा कि आप उसके घटकों को कितना लर्न किए हैं, कितना अभ्यास करके सीख पाए हैं। तो पहला है एग्जाम्पल सरल हो, सिंपल, यानी ऐसा एग्जाम्पल आपको लेना है जो समझ में आ जाए। ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेना है जो उन्होंने कभी सुना ही नहीं उसके बारे में, ऐसा लेना है जो उनको नोन है, जानते हो, इजी है। दूसरा कि एग्जाम्पल ऐसा हो जो प्रकरण से जुड़ा हुआ हो, अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो समझ में नहीं आएगा उसको, है ना, फिर वो आपकी विद्वता जाहिर होगी, बच्चों को समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तीसरी बात है कि ऐसा एग्जाम्पल जो रुचिकर है, जैसे अगर पढ़ाते समय लर्निंग डिसेबिलिटी के को बताते समय अगर आप फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें किसी कैरेक्टर को बताते हो, वो इंटरेस्टिंग है, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल ले जो इंटरेस्टिंग हो। जरूरी नहीं है कि आप फिल्म का ही ले, दूसरे भी आप ले सकते हैं। जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जितना देर आपने क्लास के अंदर आप गए हैं अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, तो उस दौरान आप एप्रोप्रिएट नंबर्स में एग्जाम्पल ले रहे हैं या फिर आपने शुरू से अंत तक 40 मिनट में आपने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया, तो वो बोरिंग हो जाएगा। इंटरेस्टिंग तब होगा जब आप उस डिमांड, यानी उस टॉपिक के डिमांड के अनुसार आप जहाँ जहाँ जरूरत था, जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, आपने एग्जाम्पल्स दिए, तभी वो प्रकरण बच्चों को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसके बाद है कि क्या आपने एग्जाम्पल लेते समय क्या ऑडियो विजुअल एड्स का भी आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे अभी जो प्रयोग हो रहा है यहाँ पर वो ऑडियो विजुअल है, हालांकि ये विजुअल है, ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं आ रहा है इसमें, सिर्फ विजुअल है ना, यानी हम बोल रहे हैं अलग है बट उसके साथ कोई साउंड नहीं है ना, तो यहाँ पे गलत व्याख्या हो जाएगी। ऑडियो विजुअल एड का मतलब होगा ऐसा एड जिसमें वीडियो के साथ ऑडियो भी हो, ये नहीं कि ज़बरदस्ती मेरे साउंड को उसमें डालने की जरूरत नहीं है, वो फिर गलत हो जाएगा, है ना। इसके बाद आप बात करते हैं 6 कंपोनेंट कि क्या आप उदाहरण देते समय आप अशाब्दिक माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिसे नॉन वर्बल मीडिया का आप यूज करते हैं। तो नॉन वर्बल मीडिया में क्या क्या आता है आप देखेंगे आप, जैसे कोई थिंग्स या फिर कोई वस्तु, कोई मॉडल, कोई चित्र, कोई मानचित्र, कोई रेखा चित्र जिसे हम डायग्राम कहते हैं, क्या आप इस तरह के किसी एग्जाम्पल्स का आप प्रयोग करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा ना, ये जितने भी शब्द लिखे हुए ये सब प्रमाण है, ये सब क्या है, प्रमाण है, तरीका नहीं है, प्रमाण है। ठीक है, अब आते हैं 7th पर। 7th पर है क्या आप उदाहरण देते समय शाब्दिक माध्यम यानी जो वर्बल मीडिया है, क्या आप वर्बल मीडिया का यूज करते हैं। जैसे कोई कहानी सुनाना, यानी वो बोल कर हो रहा है, इसीलिए ये वर्बल है, शाब्दिक है, बोल कर हो रहा है, शाब्दिक है। जैसे कोई घटना,
जस्ट क्या कोई घटना आप बता रहे हैं, घटना का विवरण आप दे रहे हैं, कोई चुटकुला सुना रहे हैं, कोई मुहावरा दे रहे हैं, कोई लोकोक्ति आप बता रहे हैं, क्या कविता है, कोई लेख है, कोई तुलना कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई रिलेशन बता रहे हैं 2 या 3 चीज़ों के बीच में, तो ये जो हो गया आपका, ये उदाहरण देने का यह कौन सा माध्यम है? शाब्दिक माध्यम है। अब बात करते हैं 8वां, क्या आप उदाहरण देते समय डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड प्रयोग किया आपने, यानी आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग किया। यहाँ पे आगमन का मतलब है कि आप पहले एग्जाम्पल दिए, बाद में आप नियम पर गए। निगमन का मतलब है पहले नियम बताए, बाद में उदाहरण दिए। क्या इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स दिया, वो है। दोनों तरीके महत्वपूर्ण है अपने अपनी जगह पर, यानी जो टॉपिक होगा उसके डिमांड के अनुसार वहाँ पे ये जरूरी है कि वो आगमन यूज होगा या निगमन यूज होगा। इसके बाद है 9th में आते हैं शिक्षार्थियों द्वारा, जो शिक्षार्थियों द्वारा जिस एग्जाम्पल के थ्रू गए बच्चों के साथ, क्या वो उन्होंने समझ लिया, जो एग्जाम्पल दिए उसे समझे कि नहीं समझे, इसको आप रेटिंग करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं भी क्या कोई उदाहरण दिए गए, क्या उन्होंने कोई बच्चों से भी कोई उदाहरण कहलवाया गया, क्या उसने दिया, या फिर टीचर सेंटर ही है, वो टीचर ने ही बस कहते चले गए, स्टूडेंट ने कुछ दिया नहीं। जैसे काफ़ी देर तक मैं आप लोग से जवाब की तलाश करते रहा, अंत में जाके जवाब आपने दिया, तो मैं ये कहूँगा कि क्लास ने जवाब दिया, है ना। इसके बाद है 11th लास्ट, उदाहरण का प्रस्तुति का माध्यम उचित था, यानी जो भी एग्जाम्पल दे रहे थे टीचर, जो उन्होंने तरीका अपनाया, जो माध्यम उन्होंने अपनाया, वो बहुत ही एप्रोप्रिएट था। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट मीडियम का उन्होंने यूज किया था। ये है आपके कंपोनेंट। आपने कंपोनेंट यहाँ तक आपने लिख लिया, है ना। अब इसके बाद के चरण में आते हैं, अब है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। यहाँ से आपको प्रस्तुतिकरण आपको स्वयं बनाना है। अभी हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, ठीक है, तो आप उसी के अनुसार आप वैसे ही बनाइएगा उस पर। आप देख लीजिए, इसके 3 खाने हैं, यानी 3 कॉलम है। और माइक्रो टीचिंग हमेशा होता है प्री इंटर्नशिप, तो आप कहाँ करते हैं? अपने ही कॉलेज में, अपने ही साथियों के बीच करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आप किसके सामने प्रेजेंट करते हैं? अपने पीयर ट्रेनीज के सामने। इसीलिए उस खाने का जो हेडिंग आएगा, साथी प्रशिक्षु, यानी क्या आएगा? पीयर ट्रेनी एक्टिविटी। उसके बाद जो तीसरा है घटक है, वो क्या है आप समझिए इसको। जो भी आप प्रस्तुतिकरण का पहला लाइन लेते हैं, आप उस लाइन में और प्रशिक्षु के सुनने या फिर उसके जवाब देने या उसके लिखने तक दौरान में जो भी गतिविधियां संपन्न होती है, ठीक उसके सामने यहां पर कौन सा घटक 1 से लेकर 11 तक में कौन सा घटक जस्टिफाई करता है, वो नंबर देते हैं, लिखते हैं, क्योंकि नंबर यहां दिया हुआ है। इसीलिए हमेशा जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसको पूरा याद करना पड़ता है, ताकि आप जब घटक लिखें आपको याद हो कि 9 नंबर पे क्या है, 10 पर क्या है, 6 पे क्या है, 5 पर क्या है, 2 पे क्या है, 3 पर क्या है, 4 पर क्या है, 1 क्या है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। आपके टीचर को भी याद रहना चाहिए, सुपरवाइजर को याद रहना चाहिए, कि नंबर से ही पता लगा लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट इस वाले सेक्शन में, यानी पहला पैराग्राफ जो होगा या पहला क्वेश्चन आंसर होगा, उसमें स्टूडेंट ने कौन सा कंपोनेंट लिया है। नहीं, टीचर ने या सुपरवाइजर ने ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं ये गलत है, इसने ना एक कंपोनेंट तो होना चाहिए था, इसने नहीं लिया है, तो फिर वह फीडबैक देगा स्टूडेंट को, यानी ट्रेनीज को, कि तुम्हें ये वाला भी कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करना चाहिए था। तो दोनों को कंपोनेंट का नंबर याद होना चाहिए, किस नंबर पे कौन सा कंपोनेंट है। तो इसे आप कम से कम एक पेज छोड़कर चलेंगे, एक ही पेज में आएगा वो। अगर आपके पास A4 साइज का पेज है तो पूरा एक पेज आप इसके लिए आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निर्धारण मापने रेटिंग स्केल आप ऐसा बना लीजिए, नीचे में सुझाव जरूर लिखिएगा। जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे जो आपको चेक करेंगे, वो यहाँ पर आपको फीडबैक देंगे। नीचे में एक जगह आपका प्रशिक्षु का हस्ताक्षर है, वहाँ पे विक्षक का हस्ताक्षर है, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर यहाँ पे है, सिग्नेचर ऑफ ट्रेनी। अब आपका एक पाठ योजना कंप्लीट है। अपक्षय किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वेदरिंग? बताइए, अपक्षय किसे कहते हैं? हाँ बताइए।
टूट के जो मट्टी बनता है उसी को अच्छा, समय के साथ उस पे जो उसका मिट्टी बनने हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है। यानी किसी भी प्रक्रिया से जब कोई कोई वस्तु या कोई चट्टान का स्वरूप जब अपक्षय होता है, टूटता फूटता है, किसी कारण से भी, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, टूटता फूटता है, तो इस टूटने फूटने की प्रक्रिया को वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। अच्छा बताइए कि ये अपक्षय हमारे प्रकृति में किस किस कारणों से होता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हाँ, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, कारण है टेम्परेचर, ताप और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, प्रेशर, 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 दाब और एक होता है वर्षा, रेन, है ना, और भी होता है मनुष्य जनित। और भी कुछ इसमें छूट रहा है? और कोई आंसर देना चाहेंगे इसमें? बताइए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पवन के कहते हैं, हाँ पवन या वायु। अभी एक एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, ताप। छोटी पहाड़ी है या बड़ी पहाड़ी है तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि वो चटकते रहता है। क्यों चटकता है? क्यों टूटता फूटता है? गर्मी के कारण टूटते हैं तो टूटकर गिरते हैं और फिर आपस में रगड़ खा के वो छोटे छोटे कण बन जाते हैं और वही कण वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। फिर वो नदी में मिल जाते हैं, नदी में मिलकर एक शहर से दूसरे स्तर चले जाते हैं और जो एक प्रकार की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वो उसका कारण भी यही है। क्यों? क्योंकि खनिज, बहुत बड़ी मात्रा में खनिज जो है वो चट्टानों में पाए जाते हैं। वर्षा की तो उसका भी कनेक्शन ठीक चट्टान का वर्षा से भी है, क्योंकि जैसे ही पानी मिलता है, क्योंकि खनिज लवण है चट्टान में, जैसे ही पानी से उसका रिएक्शन होगा तो वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण से वह अपना नेचर बदलता है। उसके बाद वायु के कारण भी अप्रदन होते हैं जिसके कारण से चीज़ें जो है वो टूटती फूटती है, अपना स्वरूप बदलती है। दाब के कारण भी होता है कि प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से भी टूटते फूटते हैं। यानी ये सभी कारण है इसके, जिसके कारण से ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिडिटी से भी केमिकल रिएक्शन होता है। जितने भी थिंग्स हैं उसका स्वरूप जो है वो रासायनिक कारणों से एक विशेष गुण धर्म से लिए हुए होता है। जहाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वो अपना स्वरूप बदल लेगा। मनुष्य जनित भी होते हैं अपक्षय के कारण। आप देखो होंगे हिमालय पे पर्वतारोही जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा जमा कर देते हैं, जिसके कारण जो नेचुरल है, जहाँ बर्फ़ है या फिर चट्टाने हैं, यानी आप अपना सामान सामग्री रसायन से युक्त सामान को ऊपर हिमालय पे ले गए और वहाँ जाके जहाँ तहाँ आपने छोड़ दिया। जो सामान है जब लौटते हैं ना पर्वतारोही, तो सामान लेके लौटते नहीं है, वो उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो बहुत बड़ा जो मानव के रूप में जो बना हुआ सामान है वह हिमालय पे ही, पर्वतों पे, पहाड़ों पे छूट जाया करता है, जिसके कारण और अपक्षय होता है। तो ये सभी कारण है अपक्षय के। ये एक सिंपल सा एक उदाहरण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन उदाहरण को जो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित था, इसे आपने समझा होगा। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, एक आर्द्रता के कारण अपक्षय होता है, एक कोई सुंदर सा उदाहरण दें। हाँ, यस, बिल्कुल सही जवाब है। आपने देखा होगा, या तो आपके पास कोई व्हीकल होगा, व्हीकल में भी जंग लगते देखा होगा, या फिर कोई स्क्रू होगा जो आपने घर में कहीं लगा के रखा होगा। 4 साल 5 साल 10 साल के बाद जब आप खोलने की कोशिश किए होंगे तो खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमिडिटी के कारण रिएक्शन करके उसमें आयरन ऑक्साइड का स्वरूप ले लिया और परिणाम ये होगा कि खुल नहीं रहा है। कोई फिर केमिकल दूसरा डालेंगे तब वो रिमूव कर पाएंगे उसे। का कोई गेट होगा तो, या खिड़की होगा कोई लोहे का, तो आप उसे पेंट क्यों करते हैं? जंग से, यानी अपक्षय से बचने के लिए, कि उसका अपक्षय नहीं हो। क्योंकि अगर जंग लग जाएगा तो आपका जो कीमती सामान है वह नष्ट हो जाएगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ को हम बनाने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ताकि वो अपक्षय नहीं हो। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बैठिए। आप वायु से अपक्षय होता है, कोई एक सुंदर सा उदाहरण दो अपने आसपास का, लोकेलिटी का। राजस्थान में सैंडी, हाँ,
नहीं ऐसे वो तो बहुत, राजस्थान हम चले जाएंगे, आपके घटक में ये नहीं लिखा हुआ है। बिहार का एग्जाम्पल देता है, बेगूसराय का एग्जाम्पल देना है, आपने गली का एग्जाम्पल देना है, आपने मोहल्ले का एग्जाम्पल देना है, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट से उन्हीं के एरिया में ही तो जाके पढ़ाएंगे ना, तो आपको उस लोकेलिटी में स्टूडेंट को सबको जानना पड़ेगा, मोहल्ले को जानना पड़ेगा, गांव को जानना पड़ेगा, तभी वो कंपोनेंट जस्टिफाई कर पाएगा। अच्छा, आपके घर में जो धूल आता है वो कहाँ से आता है? वो जो धूल कण है ना, वो भी अपक्षय का परिणाम है, रिजल्ट है। दाब का एक सुंदर अपक्षय का उदाहरण दो। ज्योग्राफी में भी प्रेशर पढ़ते हैं, और वो जो चक्रवात वगैरह को देखा है आपने, निम्न दाब उच्च दाब, है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अभी जो हमने एक चक्रवात का एग्जाम्पल लिया, लो प्रेशर हाई प्रेशर, क्या आपने कभी आंधी तूफान में कभी गोल गोल घूमते हुए कुछ घिरनी जैसा कुछ देखा है आपने? ऐसे देखा है ना? हाँ, अभी हमारे पास समय नहीं है, बड़े हो गए तो उतना खेलने में ध्यान नहीं देते, नहीं देख पाते हैं, है ना, बवंडर टाइप का जो छोटा सा होता है, ये देखा आपने? ये प्रेशर चक्रवात है, एक जगह की वस्तु दूसरी जगह दाब के कारण से है, वो अपक्षय हो जाएगा और वो धूलकण बन जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बैठिए। इस प्रकार से अभी मैंने आप सबों के सामने दृष्टांत कौशल का एक उदाहरण देकर आप सबों को इसके विभिन्न घटकों को समझने के लिए प्रयास किया, अभ्यास किया।